हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट हरीश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। आज हमारे साथ है देबव्रत मुखर्जी। उनको लोग डेबू भी बुलाते हैं। यस, नमस्कार डेबू। एंड बहुत बहुत आपका स्वागत है इस सेशन में। और सेशन थैंक चालू यू वेरी करने मच से हरीश। यस बोलिए। मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाह रहा था आपको। वेलकम। और सेशन चालू करने से पहले मैं ये टी कप से आपसे चेयर्स करना चाहता हूँ। चीयर्स। चेयर्स। डेबू, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में और उसका जो नॉर्थ का पार्ट है उसके बारे में। यस। ओके, ग्रेट। और उस चालू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ट्रैवल की जर्नी और आपने कब से ट्रैवल चालू किया और क्या आप वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हो। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं एक बंगाली हूँ। वो आप मेरा डायलेक्ट सुन के ही समझ सकते हो। तो वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ही पला बड़ा हूँ। और मैं ट्रेवलिंग स्टार्ट किया 6 साल पहले। उसके पहले मैं एज अ टूरिस्ट बहुत जगह घुमा हूँ वेस्ट बंगाल का। तो 6 साल पहले मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, ट्रेकिंग स्टार्ट किया। और उसके बाद थोड़े बहुत कोर्स कर लिए। उसमें से आपको थोड़ा नाम बता रहा हूँ कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उसके बाद मुझे लगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कुछ हेल्प चाहिए इसके बारे में, तो ऊफर बोल के एक कोर्स है, विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो कोर्स किया। टीएलआई बोल के एक कोर्स आता है, वो सेल्फ सस्टेन्ड जो एक्सपीडिशन होता है वो कैसे करते हैं, मैप रीडिंग कैसे करते हैं, ये सब सिखाते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि पहाड़ों में नदी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो अरुणाचल जाके रिवर राफ्टिंग कोर्स किया। तो लर्निंग का जर्नी अभी चल रहा है। और मेरा एक छोटा सा एजेंसी है कि वंडरलस्ट इको एडवेंचर्स बोल के। तो मैं जो खुशी मुझे मिलता है ट्रेकिंग में जाके, मुझे लगता है कि मैं दूसरों को भी दूँ वही खुशी। तो ऐसे ही मेरा जर्नी जर्नी चल रहा है। और अगर पॉसिबल हो तो, अभी तो लॉकडाउन है, कोविड का प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी बहुत सारे और कोर्सेज करने का मन है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे समझ सकता हूँ कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट जमा हुए हैं। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। ओके, विच इज गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड की और वहां पे जितने भी ट्रेक्स अरेंज होते हैं उसके बारे में। तो अगर हम चालू करें तो सबसे पहले अगर आप बताएं लोगों को कि वेस्ट बंगाल में आते कैसे हैं। वेस्ट बंगाल में आने के लिए आपको पहली बार लोग वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता आते हैं। कोलकाता में हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हावड़ा या शियालदा में आते हैं, या फिर प्लेन से आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ओके। यहाँ से आप वेस्ट बंगाल के हर एक पार्ट में जा सकते हैं। लेकिन ओके। अगर आप पहाड़ों में जाने के लिए आप पूछो तो बागडोगरा एयरपोर्ट है या एनजेपी रेलवे स्टेशन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके। और अभी हम लोग जो ट्रैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक बार अगर आप वेस्ट बंगाल पहुंच गए तो वहां से फिर ये ट्रैक की जो जगह है जहाँ से ट्रैक चालू होता है वहां पे किस तरह से आना है। एक्चुअली आप इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट से आ सकते हो इस ट्रेक के लिए। अगर अगर मेनली आप ट्रेक के लिए ही आते हो तो आपका अच्छा है कि कोलकाता ना आके डायरेक्टली एनजेपी या बागडोगरा पहुंच जाइए, वहां से गाड़ी लेके पहुंचते हैं ट्रेक के लिए। और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है उसमें जाने के लिए वो एयरपोर्ट से उतर के या ट्रेन से उतर के आपको गाड़ी पकड़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे ही आप जा सकते हो वहां पे। ओके। ओके। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही इजी ट्रैक के बारे में। तो आप हमें बताइए, अगर ये पार्ट में हम लोगों को एक कोई इजी ट्रैक करना हो तो किस तरह से उसकी शुरुआत करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए और ये ट्रैक कितना लंबा है, कितना टाइम लगता है, यहाँ पे खाने की या फिर रहने की इंतजाम किस तरह से होती है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में अगर जाए तो आपको बहुत सारे ट्रेक रूट्स मिलेंगे। जो मोस्ट पॉपुलर है वो संदकफू है, वो नाम आपको पता है। सिक्किम साइड में आपको गोईचरा है, वो भी नाम आपको पता है।
लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट जो ट्रेक रूट्स है वो है ऑफ बीट ट्रेक रूट्स। तो मैं रिकमेंड अगर करूं तो ऑफ बीट ट्रेक रूट्स के बारे में ही बोलूंगा। और आपने इजी एक ट्रेक रूट के बारे में पूछे, तो मैं मूल खारका लेक बोल के एक लेक के बारे में बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी है। ये आप 2 दिन 3 दिन या इससे ज्यादा भी आप डेज लेके कर सकते हो। वेस्ट बंगाल एक मतलब वेस्ट बंगाल के पहाड़ी इलाका एक मतलब डिफरेंट टाइप का एक जगह है, क्योंकि ये शेयर करता है नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, सिक्किम बॉर्डर। सिक्किम हमारे मतलब इंडिया में ही है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो ये जो रूट पे जाना है आपको, सिक्किम होके वेस्ट बंगाल में घुसना है। डायरेक्ट इस जगह पे जाने के लिए वेस्ट बंगाल से उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये पहले आप जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से आपको मतलब लिंग से बोल के एक गांव है, वहां से जाके आपको जाना है मूलखर का लेक। मूलखर का लेक पे जाने के लिए आपको बहुत सारे इको फ्रेंडली विलेज क्रॉस करना पड़ेगा, और आप उसी रास्ते से वापस आ सकते हो। लेकिन आप तागाथान बोल सॉरी उसका नाम है पिथामचिन। पिथामचिन, मैं थोड़ा वो भूल जाता हूँ, सॉरी। पिथामचिन बोल के एक गांव है। पिथामचिन बोल के एक गांव है, वहां से आप वापस जा सकते हैं। मतलब ये एंड पॉइंट है पिथामचिन। तो ये जो ट्रेक रूट है, ये ट्रेक रूट आप बहुत इजी मान लीजिए। गांव के अंदर अंदर ही चलना है, ज्यादा चलना नहीं होता है, और इसमें सरप्राइज आपको भरे पड़े मिलेंगे। पहले दिन आप अगर स्टार्ट करते हैं तो 15-20 मिनट चलने के बाद आपको एक अगर डाइवर्शन ले, वहां में आपको एक सीढ़ी मिलेगा। वो सीढ़ी से आप नीचे उतरे, 5-7 मिनट या 10 मिनट लगेगा आपको। और उस सीढ़ी से उतरने के बाद आपको एक बहुत बड़ा झरना मिलेगा। वो झरने में आप झरने को जो वो वाटर स्प्लैश जो है, सनलाइट पड़ेगा तो उसमें आप रेनबो देख सकते हैं। तो ये अलग ही नजारा है ये। और इसका सेकंड जो अट्रैक्शन है, मुझे लगता है कि ये जो इको फ्रेंडली विलेज है, ये सब ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ पे टेंट पिचिंग का कोई जरूरत नहीं है। आपको होम स्टेज मिल जाएगा, और ये होम स्टेज में ये ऑर्गेनिक जो फूड है यही आपको वो लोग सर्व करेंगे। वहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश है वो आपको सर्व करेंगे। थर्ड जो अट्रैक्शन है यहाँ का, ये मुलखार का लेक। आप ये तो आपको पता ही है कि अगर पहाड़ी में मतलब ज्यादातर हिमालयन रेंज में अगर पहाड़ के ऊपर कोई लेक होता है तो वो सेक्रेट माना जाता है। तो ये भी एक सेक्रेट लेक है, और बहुत सुंदर जगह है ये। इसका जो खासियत है मैं बताना जा रहा हूँ कि ऑन अ क्लियर डे आपको इस लेक में कांचनजंगा का रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा एक व्यू है। और उतरने के टाइम आप जो एंड पॉइंट पे आएंगे, वो आपको सिक्किम में आरितार लेक बोल के एक लेक है, वो एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सिक्किम का। उसके पास ही जो विलेज है वहां पे आपको एंड करना है। तो ये है एकदम इजी ट्रेक। और इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप साल में किसी भी टाइम इस ट्रेक पे जा सकते हो। रिकमेंडेशन है कि आप रेनी सीजन अवॉइड करें, और विंटर बहुत अच्छा है, समर भी बहुत अच्छा है। तो ये इजी ट्रेक है, एक मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। एक्चुअली डेबू, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली ट्रेक में हूँ और वहां पे घूम रहा हूँ और रेनबो इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने वो लेक इमेजिन कर रहा हूँ जिस तरह से आपने बोला है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है एक मीडियम ट्रेक। अगर आप उसके बारे में एक बताइए हमें कि वहां पे अगर मीडियम ट्रेक करना है तो कौन सा ट्रेक है? सेकेंड जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इंटरनली वेस्ट बंगाल में है। वो क्या मतलब वो आप एनजेपी से आपको ज्यादा दूर पड़ेगा। एनजेपी में अगर आप उतरे तो आपको गाड़ी से ज्यादा दूर पड़ेगा। तो आप वहां पे न्यू अलीपुर बोल के एक न्यू अलीपुर जंक्शन बोल के एक स्टेशन है, वहां तक अगर पहुंच जाओ आप, तो वहां से 1 घंटा गाड़ी में लगता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट में। ये ट्रेक भी सरप्राइजों से भरा पड़ा है। तो ये कहाँ कहा जाता है कि आप स्टार्ट करते हो संतलाबाड़ी से। संतलाबाड़ी एक्चुअली संतरा शब्द से आया है, संतलाबाड़ी। संतलाबाड़ी से स्टार्ट करते हो आप, उसके बाद आप बॉक्सा फोर्ट जाते हो, आप जाते हो
लेप्चा बोल के एक गांव है वहां पे, लेप्चा। उसके बाद जयंती बोल के एक रिवर है, उसके बेड पकड़ के आप जाते हो महाकाल का मंदिर। महाकाल का मंदिर से जाके जयंती का जो विलेज है वो आपका एंड पॉइंट होता है। तो इस ये ट्रेक है, ये ट्रेक का अट्रैक्शन जो है ये आप 2 दिन में कर सकते हो। ये ज्यादातर इजी ही बोलते हैं लोग, लेकिन मैं ये सेकंड ऑप्शन में क्यों रखा मैं बोलता हूँ, तो एकदम लास्ट में आता हूँ। तो ये इसका अट्रैक्शन में आता हूँ पहले। संतराबाड़ी जो है वो पहले था क्या है, संतरा के लिए बहुत पॉपुलर था। उन लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो संतरा बेचना ही था, और उसका खेती बाड़ी वहां पे होता था। उसके बाद आप जाओगे बॉक्सा फोर्ट। ये हिस्टोरिकली बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है। आप मैं हिस्ट्री बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ, आप अगर जानना चाहते हो तो गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये एक पुराना जगह है, बहुत सुंदर भी है। बॉक्सा फोर्ट से आपको जाना है लेप्चा खा बोल के एक विलेज। एज यूजुअल बहुत सुंदर विलेज है, और इसका जो खासियत है इसका व्यू। यहाँ पे आप लेप्चा खा में जब जाओगे, वहां पे आपको जो व्यू मिलेगा वो है एक बहुत बड़ा सा वैली आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको 5 नदियां देखने को मिलेगा एक साथ। और जब कोई हेज नहीं रहता है क्लियर डे पे, आपको लगेगा कि ये 5 नदियां जाके पूरा आसमान में मिल रहा है, ऐसा एक फीलिंग आएगा आपको। तो ये नजारा देख के लोग ज्यादातर, खूब बहुत ही कम लोग जाते हैं यहाँ पे। ये नजारा देख के बहुत लोग अपना प्लान कैंसिल करके यहाँ 2 दिन रुक जाते हैं, ऐसा ही सुंदर जगह है ये। तो उसके बाद आपको जयंती नदी जो मिलेगा, एक्चुअली मैं नदी बहुत पसंद करता हूँ इसलिए मैं जयंती नदी के बारे में बार बार बोल रहा हूँ। जयंती नदी का रिवर बेड पकड़ के आपको जाना है महाकाल मंदिर। ये एक अजब ही मंदिर है। ये मंदिर किसी ने नहीं बनाया, मानो कि भगवान खुद आके बना के चले गए अपने खुद के रहने की जगह। ये नेचुरली बिल्ट है एक मंदिर, जहाँ पे शिव जी का पूजा होता है। शिव जी का मंदिर मतलब मूर्ति है वहां पे। वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के गुफा वहां पे बना हुआ है। और शिवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं वहां पे पूजा देने के लिए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है ये महाकाल मंदिर के लिए, ये है कि ये भूटान बॉर्डर के अंदर पड़ता है। तो आप अगर ये ट्रिप में जाओ तो आपको कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगेगा, आपका फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। और कोई रोक टोक नहीं है, आप ये मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है इसके लिए। और इसके बाद आप आते हो आपका एंड पॉइंट पे, जो जयंती जो विलेज है। एक्चुअली ये जयंती विलेज है एक टूरिस्ट स्पॉट। ज्यादातर लोग यहाँ पे जाके सफारी, जंगल सफारी करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम तो ट्रेकर हैं, हम तो ट्रेक करके ही जाएंगे, हम गाड़ी से क्यों जाएंगे। तो जयंती हम पहुंचते हैं पैदल। वहां पे अगर जाके आपको लगता है कि हम कुछ सफारी करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ भरे पड़े हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो यहाँ पे, राइनो, बाइसन, जंगली वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते, ये सब, हिरन, बहुत सारे देखने को आपको मिलेगा। और अगर आपका लक बहुत खराब ना हो तो आपको हाथी का झुंड देखने को मिलेगा ही। लगभग हर हफ्ते 1-2 बार हाथी का झुंड यहाँ पे से क्रॉस करता ही है। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है। लेकिन मैं जो बोल रहा था कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो था, वो जयंती नदी के पास जो महाकाल का मंदिर है, यहाँ पे कुछ बोल्डर जोन्स है। अगर आप वो शिवरात्रि के टाइम पे जाओगे, वो ज्यादातर फरवरी एंड से मार्च इस टाइम पे होता है, उस टाइम के आसपास अगर जाओगे तो ह्यूमन मेड कुछ वुडन लैडर, कुछ ब्रिजेस, ये आपको देखने को मिलेगा। और उससे आपको इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा वो बोल्डर जोन क्रॉस करने का। तो उसके बाद ही आता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये नदी सब कुछ बहा के लेके चला जाता है। तो रेनी सीजन के बाद अगर आप जाओगे तो आपको वो लेडर या ब्रिजेस वो नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि कोई ट्रेक लीड या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ ही आप जाओ। एक्चुअली मैं यही रिकमेंड करता हूँ सबको कि गाइड तो आपको लेना ही है, क्योंकि अगर कहीं पहाड़ों में जाओ, जंगल में जाओ आप, कि जंगल के जो लैंग्वेज है, वो वहाँ के पहाड़ का जो लैंग्वेज है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही ज्यादा अच्छे से समझते हैं वो लोग। लेकिन आपको एक ट्रिकलिट जरूर लेना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो
यहाँ की भी मेरा मानना है कि आपको ट्रेक लीड एक चाहिए, आपका टीम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ये लैडर्स या ब्रिजेस नहीं रहता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो इजी से मॉडरेट बन जाता है क्योंकि टेक्निकलिटीज सामने आ जाता है। दैट्स वेरी नाइस यार। मुझे ऐसा लग रहा है डेबू कि अभी मुझे पहले ट्रैक में नहीं जाना चाहिए और ये ट्रैक में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती उससे बहुत ही ज्यादा है। तो अभी बिल्कुल भी अभी और वेट नहीं करना है, आप हमें तीसरे ट्रैक के बारे में बताइए। उसके पहले मेरा अच्छा। इरादा नहीं बदलना चाहिए। तो ये सुनते हैं आपसे। तीसरा जो ट्रैक है वो बहुत फेवरेट है मेरा। वो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बहुत मतलब ऑफ बीट नहीं है। वेस्ट बंगाल के लोग जाते हैं लेकिन बाहर के लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। तो ये ट्रैक इंटायरली सिक्किम में है, लेकिन इस ट्रैक का जो ब्यूटी है वो सीजन वाइज बदलता रहता है। तो आप ये इस ट्रैक पे जाने के लिए आपको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मॉडरेट है एक्चुअली, और विंटर में डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उस वो साइड में बाद में आता हूँ। तो ये आपको हिले से स्टार्ट करना है। हिले से बस से रोडोडेंड्रन सेंचुरी के अंदर से आपको जाना है। वहां से आपको कालीझड़ होके पोखते धारा, सिंगरेला टॉप होके फिर आप आते हो छियावंजन। छियावंजन से आप चित्रे होके वापस आते हो उतरे। उतरे आपका एंड पॉइंट है। तो ये जो रूट है आपको पता चलेगा, मैं पहले बोला कि रोडोडेंड्रन सेंचुरी मतलब एक जंगल है जिसमें मैक्सिमम ट्रीज रोडोडेंड्रन है। तो आप समझ सकते हो अगर आप फूलों के मौसम पे जाओ तो कितना सारा फूल आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप जा रहे हो, आप पेड़ों में पत्ते कम फूल ज्यादा देख रहे हो, और आपके पैरों के नीचे जो रास्ता है उसमें फ्लावर पेटल्स पड़े हैं डिफरेंट कलर्स के। तो ये एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस देगा। और उसके बाद आप जो एक्चुअली हम जहाँ पे टॉप में जाते हैं किसी ट्रेक में, उसको हम समिट पॉइंट बोलते हैं। तो ये समिट जो है ये पोक्तेदारा है और सिंगरेला टॉप है। यहाँ से कांचनजंगा का व्यू, मतलब ये स्लीपिंग बुद्धा का जो व्यू है वो एकदम मेस्मराइजिंग है। मतलब ये मानो कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए ऐसा लगता है। और ये पोक्तेधारा और सिंगरेला टॉप से आप वापस जब आ रहे हो, इस जो टेरेन है इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, चियावंजन तक आने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में नेपाल बॉर्डर आपको मिलेगा। तो आप ऐसे कर ही सकते हो कि एक पैर आप नेपाल में रखते हो, एक पैर आप इंडिया में रखते हो, ऐसे आप धीरे धीरे चल के आगे बढ़ सकते हो। तो वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो। गार्ड आपको मिलेगा ऐसे ही, मतलब ये लोगों को पता है कि कौन लोग आ रहे हैं ट्रेकिंग के लिए। इन लोगों को सभी मतलब डॉक्यूमेंटेशन रहता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव करने के लिए आप छियावंजन में एक एसएसबी कैंप है, वहां पे जाके आपको एंट्री करना पड़ता है और वापस आपको नीचे आना पड़ता है। नीचे अगर आओ तो आपको चित्रे बोल के एक जगह है, वहां पे भी एक एसएसबी कैंप है। उसके बाद एक डाइवर्शन है। ये डाइवर्शन अगर आप लो तो पहला ट्रिक के बारे में जो मैं बताया था वैसा ही, लेकिन उससे और भी इंटरेस्टिंग एक हिडन फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। ये इस हिडन फॉल्स का नाम है मेन बस हिडन फॉल्स। तो यहाँ अगर आप जाओ तो आपको लगेगा कि कोई फेयरी टेल की दुनिया में आ गया है हम। तो आप, नदी बह रहा है, नदी आप थोड़ा क्रॉस करो तो एक सुंदर जगह है जहाँ पे आप टेंट पिच करके रह सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं कि आप अगर 2 या 3 मिनट पैदल चलो तो एक इतना बड़ा फॉल्स के सामने आप आ जाओ। तो एक थोड़ा सा छोटा सा गुहा गुफा जैसा एक रास्ता है, वहां से आपको सर झुका के अंदर घुसना है, और वो 2-3 मिनट पैदल चल के आप आओगे एक बहुत ऊंचा एक फॉल्स के सामने, एक झरने के सामने। तो ये झरने का नाम है, मैं बताया, मेन बास। मेन का मतलब है वहाँ लोकल जो लैंग्वेज है, मैन का मतलब है मधुमक्खी, और बास मतलब घर। तो ये मधुमक्खी का घर है। तो आप अगर क्लोजली देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा मधुमक्खी की छत्रियां वहां पे भरे पड़े हैं। मतलब इतना बड़ा मधुमक्खी की छतरी शायद किसी ने कहीं पे देखा है, तो इसीलिए इसका नाम है मेन बस। तो यहाँ से आप वापस आके उतरे से आपका ट्रेक एंड होता है। और पूरा ये जो ट्रेक है ये अगर फूलों के मौसम में करो
एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप विंटर ट्रेक करो तो आपको वो पोखतेधारा में या सिंगलीला टॉप में वहां पे जाओगे तो आपका अलग ही नजरिया, मतलब पूरा टेरेन बदल जाएगा, पूरा सफेद चादर से सब ढका हुआ है लगेगा, बर्फ के अंदर आपको पैर डाल के पैदल चलना पड़ेगा। तो बर्फ जब होता है तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टेक्निकलिटी ज्यादा लगता है, तो थोड़ा ये ट्रेक डिफिकल्ट होता है। और बर्फ अगर ना रहे तो ये मॉडरेट है। तो यहाँ पे भी मेरा रिकमेंडेशन है कि गाइड तो आपको चाहिए, और ऑब्वियसली एक ट्रेक लीड या ट्रेक लीड के साथ एक मेडिकल असिस्टेंट आपके टीम में जरूर होना चाहिए। लेकिन देबू, ये बहुत ही गलत बात है कि ये हर मौसम में देखने लायक अच्छा है, तो हमें हर मौसम में वेस्ट बंगाल में आना है और हर मौसम में उसको देखना है, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है ये तीनों ट्रैक के बारे में। और ये जो ट्रैक है मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक ट्रैक है और एक से बढ़कर एक खूबसूरतियां है यहाँ पे, और एक से बढ़कर एक नज़ारे हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, और मेरे ख्याल से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो लोग इमेजिन भी करते होंगे कि किस तरह से ये चीजें होने वाली है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो मुझे और एक बात आपसे जाननी है कि ये तीनों ट्रैक के जब हम लोग निकल पड़ते हैं तो वहां पे रहने की सुविधा किस तरह से होती है और खाने की सुविधा किस तरह से होती है? पहले जो 2 ट्रैक के बारे में बताया, वहां पे आपको पहला जो ट्रैक है वो आपको इंटीरियरली होम स्टे मिल जाएगा। वो मतलब पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका जो मेहमान नवाजी है वो आपको मतलब अलग ही फील देगा। तो वहाँ पे मैं बोला कि पहला जो ट्रैक है उसमें ऑर्गेनिक फूड आपको मिलेगा, वो अलग ही टेस्ट आपको आपको लगेगा वो। और सेकंड जो है वहाँ पे भी आपको होम स्टे मिलेगा, और जयंती जो गांव है, जयंती रिवर बेड के पास, वहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो खाने का वो कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड जो ट्रेक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वहाँ पे बेस कैंप और एंड पॉइंट पे आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको टेंट पिच करके, मतलब बाकी जो ट्रेक है वो रूट में आपको टेंट पिच करके रहना है, खाना पकाना है या कुक को लेके जाना है, तो ऐसे ही आप ट्रेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो टेंट है ये हम लोगों को खुद को कैरी करना है यहाँ पे, वहां पे रेंटल मिल सकते हैं? आप वहाँ पे रेंट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा अरेंजमेंट कर सकता हूँ, वहाँ पे करके दे सकता हूँ। ओके। ओके, तो आप खाने की भी अरेंजमेंट लोगों के लिए करते हो? एकदम एकदम पूरा। ओके। अगर कोई पर्सन जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, मैं एकदम बिगिनर्स ट्रेक तो वो नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो अगर मेरे साथ जाना चाहता है तो मैं पूरा बंदोबस्त कर सकता हूँ। ओके। ओके। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी भी बात है, मैंने और एक नोटिस किया था, अगर किसी को वेस्ट बंगाल के ट्रेक्स में जाना है तो वो भूटान भी घूम के आ सकता है, वो थोड़ा सा नेपाल भी घूम के आ सकता है। तो ऐसा है कि उसको फेसबुक में चेक इन करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यस मैं भूटान और नेपाल भी जाके आ गया हूँ। तो यहाँ पे जनरली मोबाइल के रेंज के बारे में थोड़ा बताइए कि नेटवर्क किस तरह का होता है? नेटवर्क आपको मिलेगा नहीं, ऐसा ही आप मान के चलिए। कब कहीं कहीं आपको नेटवर्क मिल जा सकता है, वो आपको आपका लक लक है, लेकिन ज्यादातर जगह पे आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, यही ओके। आपको मान के चलना है। ओके। 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 और 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 एक बात मैं जोड़ देता हूँ कि बेस कैंप जो है वहां पे आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे ट्रैक में जाने के लिए ऐसी कोई स्पेशल चीज आप रेकमेंड करोगे कि आप वो जरूर कैरी कीजिए? क्योंकि जनरली ट्रैक में जब हम लोग जाते हैं लोगों को पता ही है कि उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, आजकल गूगल में भी वो सारी चीजें मिल जाती है कि ये चीजें आपको लेके आनी है, लेकिन आप कुछ ऐसे स्पेशल रेकमेंड करोगे कि यहाँ पे आप आ रहे हो तो ये प्लीज कैरी कीजिए आपके साथ? एक्चुअली मेरा जो मानना है, चेकलिस्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लिस्ट है, उसका हर एक आइटम इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं लोगों को कि चेकलिस्ट से कुछ ज्यादा अगर ले जाओगे तो आपको फालतू कैरी करना पड़ेगा, चेकलिस्ट से अगर कुछ कम लेके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिफिकल्टी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट तक पहुंच जाए। तो वेस्ट बंगाल में या हिमालयन ट्रेक में आप अच्छे जूते तो ऑब्वियसली पहन के आएंगे, जूतों के बारे में ध्यान रखना है। और
ये पोंचो या रेनकोट ये भी साथ में लेके आना है, क्योंकि ऐसा कोई सीजन नहीं है जहाँ पे अचानक बारिश ना हो सके। ओके। मुझे और एक चीज पूछनी है कि वहां पे मेडिकल इमरजेंसी अगर हो तो उसके लिए बैकअप की क्या व्यवस्था है? एक्चुअली जो शहर है वहां पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, नहीं तो आप जहाँ पे ट्रेक पे जा रहे हो वहां पे मेडिकल इमरजेंसी के कोई आपको आधार नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक अच्छे ट्रेक लीड जिसके पास मेडिकल का कोई कुछ नॉलेज है, जो सबसे सावधानी से सबसे अच्छी तरह सबसे जल्दी आपको डॉक्टर के पास लेके जा सकता है और हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकता है। ऐसा नॉलेज अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस पर्सन के पास हो तो उसी के साथ आपको जाना अच्छा है। ओके। तो और हम ये तो एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इस बारे में कि मेरा जो एजेंसी है वहाँ पे मैं ज्यादातर ट्रिक लीड का रोल प्ले करता हूँ, और मेरा जो पार्टनर है उसका भी एक्सपीरियंस और जो सर्टिफिकेट्स वो मेरा जैसा ही है। तो वो पार्ट करते हैं मेडिकल असिस्टेंट के रोल, तो ताकि हम दोनों अपने अपने जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो ये हो ही सकता है कि आप जो ट्रेक लीड के साथ जा रहे हो वो सब मतलब उनके पास सभी एक्सपीरियंस हो, वो अकेले ही खुद सब कर सकते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि दो अलग अलग पर्सन अगर हो तो अच्छा होता है। ओके। तो मैं लोगों से एडवाइस भी करूंगा कि उनको अगर आना है वहां पे तो वो वॉन्डरलस एडवेंचर को कॉल करें, ताकि आप उनको मेडिकल सुविधा के साथ और सारी चीजें उनके लिए अरेंज करके उनका ट्रेक जो है वो सुखद बनाए। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए कि उनको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो डेबू को कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और वो वॉन्डरिंग बर्ड्स को भी कॉल कर सकते हैं ताकि वॉन्डरिंग बर्ड्स उनको आपसे कनेक्ट करे और आप जो है उनका जो ट्रेक है वो बहुत सारी खूबसूरत बनाए। मैं और एक चीज समझ सकता हूँ कि ट्रेक में बहुत सारी खूबसूरतियां हैं और बहुत सारे फोटोसिनिक जो है वो चीजें हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। आप खुद भी एक फोटोग्राफर हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं जब ट्रेक में जाना चालू किया तो मैं तब जस्ट जॉब छोड़ के थोड़ा पैसा जमा करके मैं एडवेंचर्स के लिए निकल पड़ा था। तो तब मेरे पास पैसे थे, तो हर किसी के तरह मेरे पास एक डीएसएलआर भी था। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे जगह जाता था और बहुत बहुत सारे फोटोज खींचते थे, और वापस आके देखता था कि ये फोटोज बेकार है। मतलब इतना अच्छा जगह गया था, इतना अच्छा कैमरा मेरे पास है, फोटोज इतने बेकार क्यों आए? तो तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, पीएडी बोल के, फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ दमदम। वो फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोग्राफी सिखाते हैं। वहाँ पे जो टीचर्स है बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नामी मतलब फेमस फोटोग्राफर्स है। वहाँ पे जाके मैंने सीखना चालू किया और वहाँ पे भी थोड़ा कोर्सेस किए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि ये फोटोग्राफी जो मैं हॉबी मान के निकल पड़ा था, वो भी एक प्रोसेस है लर्निंग का। वो पूरा उम्र सारा उम्र हमको सीखते रहना है। नो यस, आपने जो बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फोटोग्राफी आज करियर भी बन चुका है। बहुत सारे लोग उससे जो है वो पैसे कमा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स अ आर्ट, एक हॉबी है, लेकिन एक करियर के बारे में भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वहाँ पे ट्रैक के लिए भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी आते होंगे जिनको बहुत सारे फोटोज लेने हैं और आपसे उनकी मुलाकात भी होती होगी। हाँ, बहुत सारे फोटोग्राफर से मेरा मुलाकात होता है। बहुत नामी एकदम नए जो फोटोग्राफी में आ रहे हैं वो भी सबसे मुलाकात होता है। और फोटोग्राफी एक हॉबी मेरा था पहले। तो पहाड़ों में जाने के बाद ही मुझे लगा कि मैं सीखना पसंद करूंगा ये। और अभी मैं एज अ फूड फोटोग्राफर थोड़ा बहुत इनकम भी करता हूँ। तो ये भी मेरा एक मतलब मेरा लाइफ का एक जर्नी, अलग सा जर्नी है। डेबू, थैंक यू सो मच यार, आपने एक बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है लोगों के लिए। और मैं जब आपकी बातें सुन रहा था तो एक इमेज मेरे आंखों के सामने आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी टिकट निकालना चाहिए और आपसे मिलना चाहिए और ये सारे जो ट्रैक है, जो तीनों ट्रैक आपने बताया, वो करने चाहिए।
आई एम श्योर जो ये लोग देख रहे हैं उनको भी ऐसे ही लगता होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर आपके लिए, आपको अगर वेस्ट बंगाल में ट्रैक करना है तो आप डेबू को कॉल कर सकते हैं और वो आपको जितनी भी चाहिए उतनी हेल्प कर सकेंगे। तो डेबू, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आने के लिए और हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू हरीश और थैंक यू वंडरिंग बर्ड्स। सो गाइज ये थे देवव्रत मुखर्जी, जिनको लोग डेबू भी बुलाते हैं, और आप देख रहे थे टी टॉक विद ट्रैवलर्स विच इज प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। मैं आपसे मिलूंगा अगले टाइम और एक ट्रैवलर के साथ, तब तक देखते रहिए टी टॉक विद ट्रैवलर्स। थैंक यू।